नमस्कार अमित जी। आप हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? सर अमित। हाँ, नमस्कार अनीता जी, बिल्कुल हाँ आवाज आ रही है जी, नमस्कार सर। तो आपका अमित जी हमारे यहाँ स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज विश्व मातृभाषा दिवस है। मैं अपनी ओर से व हमारे पूरे कॉलेज की ओर से जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथी, स्टाफ सदस्य व बच्चे, उन सबको विश्व मातृभाषा दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच इस आभासी पटल पर विराजमान है डॉक्टर अमित सिंह जी। डॉक्टर अमित सिंह जी एसोसिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाला इनका महाविद्यालय श्यामलाल महाविद्यालय सांध्या के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अमित सिंह जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के स्वामी हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, एक जानी मानी हस्ती है डॉक्टर अमित सिंह जी। मैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं स्टाफ सदस्य व बच्चे अमित जी थोड़ा सा कम जुड़ पाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ 23 फरवरी से परीक्षाएं शुरू है, तो फिर भी कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सभी स्टाफ सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं सबको आपका संक्षिप्त परिचय दूंगी क्योंकि अगर मैं विस्तार से आपका जैसे सबरित मेरे पहुंचा है, अगर मैं विस्तार से देने लगी तो पूरा जो आज तो मातृभाषाओं पर बात करनी है। हाँ जी, तो वो पूरा व्याख्यान इसी में निकल जाएगा। तो आपका संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं बताना चाहूंगी, आपकी शैक्षणिक योग्यता बीए ऑनर्स हिंदी, एमफिल व पीएचडी है। आपकी सारी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से है। आपने 2 बार नेट की परीक्षा व 1 बार जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है। आप 2009 से श्यामलाल महाविद्यालय सांध्या में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने 3 वर्ष तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है। आप कई महत्वपूर्ण व प्रतिष्ठित संस्थानों के सदस्य हैं। आपकी क्षेत्र विशेषज्ञता हिंदी नाटक साहित्य में है। हिंदी नाटक और पर्यावरण शीर्षक से आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। साहित्य और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में 5 घाटी तथा मानव कल्याण की पोषक साधु दयाल की वाणी शीर्षक से ये 2 किताबें आपकी प्रकाशनाधीन है। इसके अतिरिक्त 8 पुस्तकों में आपके शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं। 8 विभिन्न स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों, वेबिनारों व ई संगोष्ठियों में महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिए हैं। आपने ई पाठ भी प्रस्तुत किए हैं। आपने अनेक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, रिफ्रेशर कोर्सेज, ओरिएंटेशन कोर्सेज में सक्रिय प्रतिभागिता भी की है। आपने रामानुजन कॉलेज के साथ मिलकर संकाय संवर्धन कार्यक्रम भी आयोजित करवाया। सौभाग्य से मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आप अपने कॉलेज की कई महत्वपूर्ण समिति जैसे शासन एवं एंटी रैगिंग समिति, उद्यान समिति, नई पेंशन योजना, छात्र सलाहकार समिति, गांधी अध्ययन केंद्र विकास समिति, कौशल विकास समिति के प्रभारी व सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप अपने कॉलेज के एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं। आपके कॉलेज प्रशासन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के लिए आपको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और आप नोडल अधिकारी के रूप में आप बड़ी कुशलता व निपुणता से कार्य कर रहे हैं। आज विश्व मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा वो होती है जिसको हम जन्म लेते ही अपनी माँ के मुख से सुनते व बोलते हैं। दुनिया भर के विद्वान इस बात पर एक मत है कि मातृभाषा का अपना महत्व है। मातृभाषा का पहले भी महत्व था, आज है और हमेशा रहेगा। मातृभाषा की प्रासंगिकता सदैव बरकरार रहेगी।
मातृभाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपनी भावनाओं को सहज रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त करके हम सुकून अनुभव करते हैं। जब हमें अपना सुख दुख भावनाओं को प्रकट करना होता है तो मातृभाषा में करते हैं। हम आज ज्ञान के क्षेत्र में या प्रगति के दौर में हम चाहे कितनी भी भाषाएं क्यों ना सीख लें, लेकिन जो आनंद व सुकून हमें हमारी अपनी मातृभाषा में मिलता है वो किसी अन्य भाषा में नहीं मिल पाता है। तो मातृभाषा की क्या महत्ता है, इसके लिए मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अमित जी को सुनने के लिए ज्यादा हम उत्सुक हैं, बेकरार हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक विद्वान था, उसकी खासियत थी उसे बहुत सारी भाषाएं आती थी। वो जिस भी क्षेत्र विशेष में जाता वहां की भाषा वो उन्हीं के लहजे में वो बोलने की क्षमता रखता था। उसकी भाषा सुनकर ये अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था कि ये किस क्षेत्र विशेष का है। एक बार वो किसी देश के किसी क्षेत्र विशेष में गया तो वहां की भाषा उन्हीं के लहजे में बोलने लगा। तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई कि आखिरकार इसकी खुद की भाषा कौन सी है। तो दो व्यक्ति वहां बोले कि मातृभाषा का पता लगाना तो बड़ा आसान काम है, आज रात ही हम ये पता करके बता देंगे। तो रात हुई, वो विद्वान जो है सोया हुआ था गहरी नींद में। तो उन दोनों व्यक्तियों ने उस सोए हुए विद्वान के पैरों पर गर्म तेज पानी डाला। जब वो व्यक्ति उठा, चिल्लाया, तो वो उसकी चिल्लाहट या जो वो क्रोध में बोला तो वो अपनी मातृभाषा में बोला, जिससे उसकी मातृभाषा का पता चल गया। तो ये वाक्य भी करता है इस बात की ओर इंगित कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो सिर्फ अपनी मातृभाषा में। हमारा आज हमारे जो विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच विद्यमान है डॉक्टर अमित सिंह जी, इनके बोलने का विषय रहेगा हमारा आज और मातृभाषाओं की प्रासंगिकता। तो मातृभाषाओं की प्रासंगिकता के बारे में ज्यादा विस्तार से तो अमित जी रखेंगे। डॉक्टर अमित सिंह जी, मैं हमारे महाविद्यालय की ओर से, हमारी कॉलेज प्राचार्य की ओर से, हमारे हिंदी विभाग की ओर से, हमारे सभी स्टाफ सदस्यों की ओर से, हमारी छात्राओं की ओर से इस आभासी पटल पर आज आपको आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। आपको मैं सादर इस आभासी मंच के पटल पर आप अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार रखने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अमित सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अना लोहान जी और आज के विस्तार व्याख्यान की संयोजिका डॉक्टर अनीता छाबड़ा जी, जो कि अब हमारी अकादमिक सहयात्री हैं जब से ये एफडीपी की चर्चा जो मैडम ने की। और इनके अलावा जो मैं देख रहा हूँ, जो आयोजन समिति की सदस्यों में श्रीमती रुक्मिणी सैनी जी सामने मैडम दिख भी रही हैं, नमस्कार मैम। और सुश्री कांता जगलान जी, शालू गर्ग जी सामने दिखाई दे रही हैं, और श्रीमती सुदेश बनवाला जी। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ रेनू राणा जी, संतोष गर्ग जी और अन्य जितने भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए जो अकादमिक क्षेत्र के शिक्षक मित्र हैं, शिक्षिकाएं हैं, छात्र हैं, आप सबका अभिवादन। और आज का जैसे कि जो विषय है बहुत ज्यादा मेरे बारे में अनीता जी ने कहा, तो हम तो सीखने की प्रक्रिया में ही जुड़े रहते हैं, कोशिश रहती है कुछ नया सीख पाएं और समाज से हम सीखते भी हैं। आज का जो विषय है वो है कि हमारा आज और मातृभाषाओं की प्रासंगिकता। हम सब जानते हैं हिंदी से जुड़े हुए व्यक्ति की 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम मानते हैं, मनाते हैं और जाना जाता है, उसकी अपनी एक संवैधानिक स्थिति है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी भी अपनी एक पूरी पृष्ठभूमि है। जो 21 फरवरी की बात हम करते हैं, मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस या अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो आज के दिन की जो प्रासंगिकता है, आज के वर्तमान में जब हम मातृभाषाओं की बात करते हैं, तो अभी अनीता जी ने जो उदाहरण दिया एक विद्वान के संदर्भ में कि किस प्रकार से उनको जब चोट पहुंची तो उनका जो सहज स्वाभाविक जो भाषिक जो एक उच्चारण है वो मातृभाषा में आता है, तो वो निश्चित रूप से सिर्फ आज ही नहीं, पीछे भी और आगे भी आने वाले समय में भी, न केवल पीछे भूत में बल्कि भविष्य में भी
मातृभाषाएं तो सदैव महत्वपूर्ण होती हैं। ये हम जानते हैं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बांग्ला भाषा से या ढाका विश्वविद्यालय में जो छात्रों ने जो आंदोलन किया उससे जुड़ी हुई है। ये ऐतिहासिक साक्ष्य है, तथ्य है। और इस पृष्ठभूमि में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इस पृष्ठभूमि से ये संकेत अवश्य मिलता है कि एक लगाव जो अपनी मातृभाषा के प्रति होता है, जो कि सहज है, स्वाभाविक है, किस प्रकार से ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने वहां बांग्ला के लिए स्थापित किया। और वो जो स्थापित किया, उनकी वो स्थापित की हुई जो सम्मति थी उस समय की, बाद में देखिए 1999 में नवंबर में यूनेस्को ने इसको विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में स्थापित किया। तो चीजें एक कड़ी के रूप में आगे बढ़ती हैं और वो अपना एक मुकम्मल स्थान ग्रहण करती हैं। विश्व मातृभाषा दिवस भी इस रूप में उसकी थीम भी रखी जाती रही, जैसे विश्व हिंदी सम्मेलनों की रखी जाती रही। तो जो 2022 आज का जो विश्व मातृभाषा दिवस है, इसकी भी जो थीम है वो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनौतियां एवं अवसर, चुनौतियां और अवसर। अब ये अंतरानुशासन पद्धति से जुड़ी हुई एक थीम है। और इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मातृभाषाओं और विश्व मातृभाषा दिवस पर यह थीम रखी गई? और थीम ही नहीं रखी गई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 से वर्तमान वर्ष से अगले 10 वर्षों तक, एक दशक तक, 2032 तक, इसमें इस पूरे दशक को स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक। अब हम तो स्वदेशी की बात करते हैं, हम फिर देश में विभिन्न उपभाषाओं की बात करते हैं, उन उपभाषाओं में उपबोलियों की बात करते हैं, क्योंकि मातृभाषा तो हर किसी की अलग अलग हो सकती है और उसमें बोलियां हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। तो इन सब का क्या महत्व है और क्यों यह आवश्यक है? देखिए, वैश्विक स्तर पर भी यदि ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण से जोड़कर देखें तो भाषा अपने आप में एक सेतु का काम करती है। भाषिक पुल हम उसको कह सकते हैं। और वो भाषिक पुल, जब हम किसी नदी की यात्रा करते हैं, किसी तट पर जाते हैं, एक तट से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं, हवाई यात्रा भी करते हैं, तो उसका एक मार्ग होता है। तो हमारे यहाँ जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में, और उन्होंने देखा कि बाजार को किस तरह से विस्तृत करना है, उसको किस तरह से व्यापक करना है, गोरों ने ये देखा, अंग्रेजों ने। तो उन्होंने भी बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की और भाषा को पकड़ने की भी उन्होंने कोशिश की। तो अभी जो बात मैडम ने कही उससे जोड़कर भी मैं अगर कहूं तो भाषा अपने आप में एक संस्कार है, और उस संस्कार को सम्मिलित और संवर्धित करने में मातृभाषा का सबसे बड़ा योगदान है। मातृभाषा का परिचय यदि दें तो मातृभाषा, मातृ तो जो है, जैसे वेद में, ऋग्वेद में एक सूक्ति है जिसका अक्सर उल्लेख इस तरह से कर दिया जाता है कि इला सरस्वती मही स्त्रियो देवीर मयो भव। अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि, वहां भाषा नहीं है, वो संस्कार की ही बात है कहीं ना कहीं, वो अपने आप में ज्ञान की बात है, वाणी की के प्रकटन की बात है कहीं ना कहीं। और उसमें आप देखिए कि जिस प्रकार से मातृभाषाओं के महत्व को दिया गया है, उसमें सबसे ज्यादा सहजता, सरलता, और ये सहजता सरलता किस रूप में, जैसे नाटक की बात हम करें, साहित्य से जोड़कर अगर बात करें तो नाटक में लोकधर्मी और लोकधर्मी और ये नाट्यधर्मी दो परंपराएं आचार्य भरत ने 5000 वर्ष पहले ही जब नाट्य शास्त्र की रचना की तो वहां पर दो धाराएं नाटक की कर दी। स्वभावो लोकधर्मी तो विभाव नाट्य में हुई, जो स्वाभाविक है, जो कृत्रिम नहीं है, वो कहीं ना कहीं लोकधर्मी है। तो मातृभाषाएं कहीं ना कहीं लोकधर्मी है, और लोकधर्मी का जो तात्पर्य है वो व्यापकता की तरफ है, कहीं ना कहीं वो एक, ये कहिए कि एक विस्तृतता की मांग करता है, लोक की परिधि। जैसे
नाना भावो संपन्नम नानावस्थांतरात्कम लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमे तन्मयाकृतम। हमारे यहाँ नाटक को दृश्य काव्य कहा गया शुरू से ही। तो नाटक की उस सैद्धांतिकी से भी यदि जोड़कर देखें तो हम पाते हैं। मेरी आवाज आ रही है अनीता जी? आ रही है अमित जी, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मुझे लगा कुछ इसमें स्क्रीन में कुछ और शो हो रहा था, तो मुझे थोड़ा लगा कि कोई कोई दिक्कत तो नहीं। तो जो संस्कार अब की बात जैसे मैंने की, एक संस्कार है मातृभाषा, अपने आप में एक चिंतन की जो मौलिकता है या वैचारिक निजता है। वैचारिक निजता या चिंतन की मौलिकता जिस प्रकार से अभी एक उदाहरण दिया अनीता जी ने, वो निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा में ही प्रकट होता है। वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, और जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसमें किसी प्रकार की कोई कृत्रिमता या बनावटीपन नहीं होती है। दूसरा, मातृभाषा या इन भाषाओं के संगम की या एकीकरण की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से निश्चित रूप तो हम देखते हैं कि निश्चित रूप से आवाज आ रही है अनीता जी? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा अच्छा, आ रही है सर। जी जी, थैंक यू मैम। तो हम भाषा में विविधता में एकता की बात हम सांस्कृतिक दृष्टि से भी करते हैं, हम राष्ट्रीय पक्ष से भी जोड़कर उसको करते हैं। जो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता की हम बातें हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो भाषा भी अपने आप में उसका एक बहुत अहम टूल है। भाषा किस रूप में टूल है कि भाषा विविधता में एकता की एक डोर है। विविधता में एकता की एक डोर है। आप किन्हीं भी भाषाओं का परिचय आप ले लीजिए, वो अपने आप में एक दूसरे से जोड़ने की वो बात करती है। वो अलग बात है कि भाषा को लेकर कई बार विभाजन या बंटने जैसी स्थिति भी मनुष्य द्वारा, वो दुष्चेष्टा कहिए या गलफत कहिए, वो भी कई बार देखने को आती है। लेकिन जब मातृभाषाओं और विश्व मातृभाषा की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सार्वभौमिक और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ही विस्तारित करते हैं। वो सिर्फ हमारे भारत भूमि की ही विभिन्न बहुत सारी लोक भाषाओं की ही बात नहीं करते, अपितु अपने भूगोल से, भारतीय भूगोल से बाहर निकलकर उसकी भी हम बात करते हैं। तो भाषा को जानना कहीं नहीं एक संस्कार को जानना है, कहीं ना कहीं एक संस्कृति को जानना है। और जब हम उसको जान जाते हैं तो कहीं और एक और बात ये भी है कि सिर्फ भाषा को सीखकर ही हम नहीं जानते हैं, अनुभव से भी बहुत कुछ हमने देखा कि भाषा आई धीरे धीरे, लेकिन इसका विस्तार हुआ, लेकिन संकेतों की भाषा से ही मनुष्य का आदान प्रदान, वाची का आदान प्रदान हुआ। हम संकेतों से बहुत कुछ सीखते हैं। और बिहारी ने तो कहा भी, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हूं सो बात। तो संकेतों की जो भाषा है वो भी अपने आप में उसका भी बहुत अहम रोल है। तो संकेतों की भाषा की चर्चा मैंने इसलिए यहाँ की कि जो मातृभाषाएं हैं वो हर किसी की अपनी होती है, वो दूसरे की नहीं होती, लेकिन उनके बीच में जिस प्रकार से भाषिक सेतु की बात मैंने की तो वो संकेतों से भी निभता है। जब हम नहीं बोलते हैं तो महसूस करते हैं, और जो महसूस करना है वो अपने आप में वैचारिक आलोड़न की ही बात है। एक उधेड़बुन हमारे मन मस्तिष्क में होती है, सामने वाले की जो इंगित छवियां हैं, हम उन इंगित छवियों से भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ ग्रहण करते हैं। हम समझ जाते हैं कि भाव क्या है, कहना क्या चाहते हैं। तो वो संकेतों की भाषा भी कहीं ना कहीं मातृभाषा को विस्तारित करती है और उसको जोड़ती है दूसरी भाषा से। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हृदय की मुक्तावस्था, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को परिभाषित करते हुए कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, जैसे कहा उन्होंने, उस परिभाषा को यदि खोलकर बात की जाए तो मुक्त अवस्था किसी प्रकार का कोई बायस्ड अप्रोच ना हो, किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह ना हो, तो पूर्वाग्रह से मुक्त करती है मातृभाषा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है।
अब ये रस दशा क्या है? ये रस दशा, आनंद कहाँ आता है? आनंद वहीं आता है जब कहते हैं कि मन के तार जुड़े। और मन के तार कहाँ जुड़ते हैं? जहां आपका भाषिक व्यापार संप्रेषण जो है वो भी सहज हो, नेचुरल हो। यदि हम जर्मन भाषा नहीं जानते हैं, हम चीनी भाषा नहीं जानते हैं, और वो सामने से पूछे तो हम संकेतों में तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन भाषिक व्यापार संप्रेषण हमारे बीच में नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण दो तरफा होता है, एक तरफा होता नहीं है। तो शुक्ल जी ने जिस रस दशा की बात की है वो कहीं ना कहीं मन के उस भाव की बात करते हैं जो दूसरे के मन से या उसकी वाणी से जाकर जुड़ता है। तभी वो कहीं ना कहीं हृदय की मुक्त अवस्था की बात करते हैं, जिसमें राग और द्वेष से चित्त की निर्द्वंद अवस्था की वो बात करते हैं आगे। यदि इसको देखा जाए कि हृदय रस दशा क्या है, तो रस दशा चित्त की वह निर्द्वंद अवस्था है जिसमें न राग हो न द्वेष हो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जब रस के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो वहां उसकी व्याख्या और विस्तार रूप से हम देख पाते हैं। अच्छा, इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे कवियों ने क्या कहा भाषा को लेकर, और वो मातृभाषा की प्रासंगिकता को किस रूप में स्पष्ट करते हैं। भाषा बहुत महत्व रखती है, और कवियों ने कहा कि भाषा का कोई विशेष महत्व नहीं है। दो विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन इस विरोधाभास में ही विरुद्धों का सामंजस्य है। कबीर ने कहा संस्कृत है खूब जल भाषा बहता नीर, कुबेर नाथ राय ने उसी पे निबंध लिख दिया भाषा बहता नीर। लेकिन संस्कृत और बहते नीर जैसी भाषा में जो अंतर उन्होंने बतलाया है, तो उन्होंने संस्कृत की अवहेलना नहीं की, किसी भाषा के को अवहेलित नहीं करते हैं कबीरदास, लेकिन उनका कहना यह था कि जो रवानगी बहती धारा में होती है, भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए। वो हर एक जगह का उसमें वास होना चाहिए, हर एक जगह की उसमें उसमें जो है ना वो गंध होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। कबीर का कहीं ना कहीं ये कहना था। और जयसी हो या तुलसी हो या दूसरे हमारे जो कवि हैं, उन्होंने तो सीधा ही कहा कि एक ही भाषा है, प्रेम की भाषा, और वही इंसानियत या मानवता की भाषा है। तो मातृभाषा, आप ये देखिए, हम जब शिष्ट भाषा में बात करते हैं या लिखते हैं, तो हम अपने भाव से विचार की यात्रा या उस प्रवाह में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम मातृभाषा की बात करते हैं तो हम भाव का दीर्घीकरण करते हैं, और जैसे ही हम शिष्ट भाषा या मानकीकृत भाषा की तरफ जाते हैं तो हम अपने भाव को का जो दीर्घीकरण था उसमें एक ब्रेक लगाते हैं, उसमें उसको रोकते हुए, कहीं ना कहीं उसको छानते हुए, वैचारिक छलनी से उसको छानते हुए उसको मानकीकृत करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस रूप में जायसी ने कहा अरबी तुर्की हिंदुई भाषा जेती आही, चामे मार्ग प्रेम का सवै सराहे ताही। तो ये जायसी ने कहा। वो अलग बात है कि उनकी तो सिद्धांत की यही थी, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी ना ही तकाहा छार भयमुंठी। तो मनुष्य प्रेम को वो तो सूफी कवियों ने कहा ही है, जायसी हो या दूसरे कवि हो। और तुलसीदास ने कहा का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम जो आव कामरी काले करिए कुमाच। वो अलग बात है कि वो अवधि में बहुत श्रेष्ठ कविताएं उन्होंने लिखी, बहुत ग्रंथ लिखे, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा, जो अब आप यही अंदाजा लगा लीजिए ये संस्कार की बात है। रामचरितमानस अवधि में लिखा, लेकिन रामचरितमानस का उच्चारण एक अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ मतलब जो साक्षर नहीं है, और वो पूरा कंठस्थ कर लेता है पूरी चौपाइयां। अब वो श्रुत परंपरा से उसने किया या आपने मन के संस्कार से किया, और सिर्फ किया ही नहीं, श्रुत परंपरा के माध्यम से वो उसकी बहुत बेहतरीन व्याख्या भी कर देता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। आप अब हमारे से ऊपर दूसरी या तीसरी पीढ़ी की बात करें तो कुछ लोग आपको आज भी ऐसे मिल जाएंगे जो जीवित होंगे, जिनको बहुत सारा ऐसा ये कंठस्थ होगा जो शायद निरक्षर हो, और वो उच्चारण भी बेहतरीन करते हैं। तो गायक, ये संगीत उसमें आ जाता है, तो ये कैसे निभता है? वो श्रुत परंपरा से होता है, लेकिन ये भाषाई संस्कार है, ये मातृभाषा का ही संस्कार है कहीं ना कहीं, जो दूसरी भाषाओं से भी जोड़ देता है, जो दूसरी भाषाओं को भी कंठस्थ हम कर लेते हैं और उसका उच्चारण भी कर पाते हैं। तो ये भी यहाँ मैं कह देना चाहता हूं कि मातृभाषा, कोई भी मातृभाषा, वो एक ऐसा कोई दायरा लेके नहीं चलती है, या कोई ऐसा परिसीमन वो नहीं करती है, या कोई ऐसा बैरिकेडेड जोन तैयार नहीं करती है कि वो अपनी उस स्वाभाविकता से, अपने उस संस्कार से बाहर निकलने की इजाजत ना देती हो।
ऐसा नहीं है। वो निश्चित रूप से बाहर का संपर्क भी कहीं ना कहीं समाने की शक्ति और एक चेतना उसके अंदर विद्यमान रहती है। तभी वो बात ये उन्होंने की है, कहा भाषा का अरबी, तुर्की, हिंदू, कोई भी भाषा है। और बाद में यदि देखें तो मैं घनानंद की एक उक्ति मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं रीति मुक्त कवि घनानंद हुए रीत काल में, और उन्होंने, है तो वो एक भावना उनकी, वो प्रेम प्रसंग को लेकर कि कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है, कब हूं तो मोरी ये पुकार का। कूक भरी मूकता, ये कूक भरी मूकता, ये उदाहरण जब मातृभाषा की बात आई तो मुझे ये याद कंठस्थ तो था, लेकिन मुझे मेरे चिंतन में, जहन में ये आया, और इसको मुझे लगा कि इससे जोड़कर बात रखनी चाहिए। जैसे कूक भरी मूकता, वो मूकता है जो मौन है, उसमें एक कूक है, वो अंदर से एक भावनात्मक उछाल है जिसको भाषा का आधार नहीं मिला। और वहां पर वो कवि वो कहते हैं कि कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है, कब हूं तो मोरी ये पुकार कान खोली है। कि अंदर की जो भावना है, मैं भले ही ना बोलूं लेकिन कभी तो ये मेरी पुकार जो है, मौन मधी पुकार, उसके लिए शब्द है घनानंद ने दिया, मौन मधी पुकार। तो उस मौन मधी पुकार के लिए जो शब्द इन्होंने दिया कि कूक भरी मूकता बुलाए आप, अपने आप ही वो बुला लेगी, उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी प्रकार का भाषिक संप्रेषण अपेक्षित नहीं है, वो तो अपने आप ही भावना का एक सेतु है। तो इस प्रकार का जो भाव है, ये भी कहीं ना कहीं मातृभाषा का ही संस्कार उसके रूप में हम इसको देख सकते हैं। फिर आधुनिक काल में हम देखते हैं, ये तो चिर परिचित, आप सब जानते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो भारतेंदु ने कहा, और भारतेंदु युगीन अन्य कवि भी कहते पाए जाते हैं। जब वो अंग्रेजों का राज था तो उस समय भी सब तरह की सेंसरशिप थी, बोलने पर सेंसरशिप थी, लिखने पर सेंसरशिप थी। बाल मुकुंद गुप्त ने शिवशंभु के चिट्ठे लिखे, बनाम लॉर्ड कर्जन लिखा, लेकिन वहीं पर वो भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन कवि कहता पाया जाता है कि बहुत दिन बीते राम, प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत है अब बैठकर भोजन भाषा भेष। तो भोजन, भाषा और भेष, अब ये देखिए वेशभूषा, तो ये कहीं ना कहीं पूरा एक हमारे संस्कार की बात है, हमारे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, और वो प्रत्येक संस्कृति का हिस्सा है, और भाषा उसका अभिन्न अंग है। तो भाषा संस्कार है अपने आप में, वो एक सांस्कृतिक आयाम है, एक विमर्श है अपने आप में। तो उसमें उस नजर से भी हम इसको देख सकते हैं। अब हम कुछ जैसे एक दो तथ्य और मैं रखना चाहूं तो, यदि देखें तो 1967 में 17 जुलाई को जो डेट है, मैंने नोट भी किया, ये उस समय तात्कालिक जो शिक्षा मंत्री थे त्रिगुण सेन, उन्होंने संसद में वकालत की मातृभाषाओं में शिक्षा ग्रहण करने की। उन्होंने 1967 में 17 जुलाई को, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में त्रिगुण सेन, उन्होंने वकालत की कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं मातृभाषाओं से जुड़ जाती है ये बात, और 1967 की ये बात है। और 1923 आजादी से भी पहले बंबई भारतीय शिक्षण समिति, उस समय तो बंबई ही था इसीलिए बंबई ही कहना ठीक होगा मुंबई की बजाय, मुंबई जो शिक्षण समिति थी, उन्होंने भारतीय शिक्षण समिति, उस समय बहुत सारे भारतीय भाषाओं के स्कूल उस समय खोले। और उस समय उनका ये मानना था, चार्ल्स वुड थे जो संयोजन समिति के अध्यक्ष उस समय, कि जो अंग्रेजी है वो तो उन लोगों के लिए है जो राजकाज से जुड़े हुए हैं या जिनको शैक्षिक प्रवेश में आगे बढ़ाया गया है, लेकिन जो सर्व सामान्य है उनके लिए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो मातृभाषाएं उसको हम कह सकते हैं, उनमें उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज हमारा आज जो है ये बात उससे भी कहीं ना कहीं हम जुड़ जाती है। और 1901 में जिस तरह से लॉर्ड कर्जन की बात आई, तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में जो शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन में लॉर्ड कर्जन ने माना कि जो ये लोक भाषाएं हैं ये इस महाद्वीप की, वो उन्होंने कहा जीवित भाषाएं, ये शब्द लॉर्ड कर्जन के, जीवित भाषाएं हैं। जबकि अंग्रेजी जो है वो वही संकेत उन्होंने किया कि वो उस सीमित सी संख्या जो जो अल्पसंख्यक हैं
उन अल्पसंख्यकों की सरकारी कामकाज से जुड़े हुए जो लोग थे उनकी भाषा थी, या जो राजकाज से जुड़े हुए लोग थे, या शैक्षिक परिवेश में जो अधिकारी स्तर के व्यक्ति थे। तो लोग इस महाद्वीप की जीवित भाषा के रूप में लॉर्ड कर्जन ने भी माना कि ये जो भाषाएं हैं, यहाँ की लोक भाषाएं हैं, ये इस महाद्वीप की जीवित भाषाएं हैं। ये एक विदेशी भी इस बात को उन्होंने अनुभूत किया, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाद में उन्होंने अपना विस्तार करने के लिए भी भाषाओं का कहीं ना कहीं वो एक बात रखी। इसी संदर्भ में एक और बात कहना चाहूंगा कि बांग्ला की जैसे बात आई, ढाका विश्वविद्यालय से ही शुरुआत हुई, मातृभाषाओं के लिए आंदोलन हुआ। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने वो जापान गए और उन्होंने वहां देखा कि जापान में जो विज्ञान अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी हुई और वो उसी भाषा में सारे पेपर पढ़े गए, शोध पत्र। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक ये एक संगोष्ठी हो रही है, विज्ञान संगोष्ठी हो रही है, और इसमें विभिन्न देशों से जो लोग आए हैं उन्होंने सारा का सारा जापानी भाषा में, या जैसे मान लीजिए बाहर जाए चीन में देखे तो चीनी भाषा में पत्र पढ़े जाते हैं। तो उनको लगा कि ये तो बड़ी बात है कि दुभाषीय तो थे, उसका अनुवाद तो हुआ, लेकिन अपनी भाषा को किस प्रकार से उन्होंने प्रमोट किया। और ये सिद्ध होता है इससे कि जो भाषा है उसमें वो बात रखी जा सकती है, किसी भी भाषा में कोई भी बात रखी जा सकती है। तो इसमें ये उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में वैश्विक स्तर पर भी विचार और संप्रेषण स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने वापस आए जब वो, तो अपनी बांग्ला के प्रति उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा और बांग्ला के लिए उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। और जो वैज्ञानिक जो उनकी समझ थी, जो उनकी जो एक उनका जो एक क्षेत्र था काम करने का, उसमें उन्होंने बांग्ला भाषा में उसको काफी अवतरित किया। और इस प्रकार से उन्होंने एक मिसाल साबित की कि अपनी भाषाओं में हम ज्ञान विज्ञान का संप्रेषण हमें करना चाहिए और कर सकते हैं। इसी प्रकार से आईआईटी में सहस्र बुद्धे जी ने किया। तो विज्ञान और तकनीक की भी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं मातृभाषाओं के रूप में रही। 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल ने भी उच्च शिक्षा में मातृभाषा की वकालत अपने एक प्रतिवेदन में, रिपोर्ट में उस समय 1937 में की। स्वयं महात्मा के विषय में हम जान रहे हैं, उन्होंने यंग इंडिया में भी लिखा, या आप जो उनकी पुस्तक है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने पूरी तरह से शैक्षिक संदर्भ में पाते हैं मातृभाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था, विशेषकर हिंदी की बात वो करते हैं, लेकिन हिंदी के साथ साथ वो भारतीय भाषाओं की भी बात करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा का जो प्रावधान है वो अपनी भाषाओं में होना चाहिए, न कि अंग्रेजी में। वो अंग्रेजी का विरोध आप उसको कह सकते हैं, या नहीं भी माने तो भी कहीं ना कहीं अपनी भाषाओं के प्रति एक लगाव वहां पर हम देखने को हमें मिलता है। अब बात जैसे जो एक दशक की बात हम करते हैं कि उसमें अभी 22 से 32 तक, तो अंतरानुशासन की बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अन्य अनुशासनों से भी लोग जुड़े हुए होंगे, तो उनको, इंग्लिश वालों को या अन्य जो विज्ञान के हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उनका कोई विरोध हम इस प्रकार से नहीं करते हैं, भाषा की सिर्फ हम बात करते हैं। और ये आप मान लीजिए सभी की कहीं ना कहीं, यदि ये हमारी कमजोरी ही रही कहीं ना कहीं कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग भी रहा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भी बने, लेकिन विभिन्न भाषाओं के बीच में एक जो संयोजन की कड़ी जो बनाई गई है समय समय पर, उसको बहुत ज्यादा उस पर अभी काम अपेक्षित है, अभी और भी बहुत ज्यादा काम उस पर होना वाजिब है। विज्ञान के ग्रंथों को, या हम अनुशासन की बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और साहित्य की यदि बात करें तो ऐसे कई सारे साहित्यकार मैं यहाँ नाम गिना सकता हूँ, जो जिनका यदि बात करें तो उनकी जो जो कार्यशैली है या उनका जो क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, वो साहित्य से कोई उसका लेना देना नहीं रहा। वो इंजीनियरिंग फील्ड के लोग हैं और इस प्रकार से तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं, और उन्होंने साहित्य में बहुत बेहतरीन काम किया। और वो और बेहतरीन इस रूप में हो जाता है कि जो विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैंने सत्येंद्र नाथ बोस की बात की, हमारे हिंदी में जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे का हम नाम लेते हैं, या विपिन अग्रवाल का नाम हम लेते हैं,
तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने साहित्य में शिरकत की, और उनकी शिरकत के कारण विज्ञान और इंजीनियरिंग का जो एक अनुभव है वो साहित्य में दर्ज हुआ, और वो साहित्य में दर्ज होने के बाद वो विभिन्न भाषाओं में फिर उसका सम्मिलन हो जाता है। और इस रूप में नाटक की, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, तो ये नाटक में एक कोई भाषा, हम कहते हैं हिंदी नाटक, हम कहते हैं मराठी नाटक, तो वो अलग बात है। लेकिन जब नाटक की बात करते हैं तो हिंदी की भी बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा बहुत सारी उपभाषाएं और बोलियां हैं, तो उन उपभाषाओं और बोलियों में कई सारे ऐसे उदाहरण यहाँ रखे जा सकते हैं। हम पाते हैं कि नाटक तो हिंदी का है, लेकिन उसमें कोई पंक्ति और कोई गीत देखा तो पता नहीं किस भाषा का है, शब्द न जाने कौन सी उपभाषा वर्ग के हैं, कौन सी बोली के हैं, कुछ अवधि के हैं, कोई ब्रज का है, कोई मराठी का है। तो इस प्रकार से जैसे अभी संतों की बात हम करें, तो मातृभाषाओं का, मैं संतों की भी बात थोड़ी करूंगा आगे, क्योंकि मातृभाषा से जुड़ा हुआ एक मुख्य पक्ष है वो भी। तो विज्ञान और तकनीक में भी हिंदी एवं अन्य उपभाषा वर्ग, इन सब की शिरकत होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो प्रावधान अभी किया गया है मातृभाषाओं में शिक्षण का, ये चुनौतीपूर्ण है। लेकिन चुनौती को स्वीकार करते हुए यदि उस पर कुछ कार्य किए जाएंगे तो वो तभी होगा जब हम कहीं ना कहीं पाठ्यक्रमों में उस साहित्य को सम्मिलित करेंगे जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य है, जो लोक साहित्य जिसको हम कहते हैं, और जो लोक नाटक हम जिसको कहते हैं। अभी लोक नाटक की भी मैं थोड़ी सी एक वानगी यहाँ रखूंगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो उसमें लगता है कि वो क्षेत्रीय नाटक है, लेकिन क्षेत्रीय होते हुए भी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की भी बात उसमें आ जाती है, जिसको हम मानवाधिकार भी जोड़ सकते हैं, और जो काफी वैश्विक मंच पर भी उस बात को रखा जा सकता है। और विविध विषयों का वर्णन, जैसे अगर देखा जाए तो विविध विषयों का वर्णन अंतरानुशासन पद्धति में, उसमें हम भारतीयता की बात कर सकते हैं, राष्ट्रीयता की बात कर सकते हैं, लेकिन विविध विषयों से कहीं ना कहीं, जैसे विज्ञान और तकनीकी के जो विषय हैं, इसके अलावा साहित्य में हम समाज का प्रतिबिंब पाते हैं। मोटे तौर पर हम कहते हैं कि साहित्य में साहित्य समाज का दर्पण है, या साहित्य में समाज जो है वो प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन समाज अपने आप में सिर्फ मानविकी से जुड़ा हुआ नहीं है, समाज में विज्ञान भी शामिल है कहीं ना कहीं। यदि वैज्ञानिक कोई तर्क देता है, वैज्ञानिक कोई स्थापना करता है, तो वो समाज के लिए है, उपयोगिता उसकी समाज के लिए है। चूंकि समाज के लिए उसकी उपयोगिता है, तो कहीं ना कहीं वो भाषा के माध्यम से ही उसका संप्रेषण, और उस बात पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भाषिक पुल बनाने की आवश्यकता है, और मातृभाषाएं इसमें बहुत बेहतरीन काम कर सकती हैं, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो मातृभाषा से करते हैं, और धीरे धीरे उसका चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वो आयाम बढ़ता चला जाता है। अब हिंदी के जनपद संतों की यदि मैं बात करूं, हिंदी के जो जनपद संत है, जैसे मैंने अभी कबीर की बात की, उनकी भाषा को लेकर कहा जाता है कि वो सधुक्कड़ी भाषा है, और उसको लेकर ये कह दिया कि वो वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर तो थे क्योंकि कमांड रखते थे, लेकिन उससे ज्यादा वो कहीं ना कहीं वाणी के माली थे। माली जैसे सींचता है घड़ों से, और वो पौधों को पल्लवित करता है, पुष्पित करता है, फलित होते हैं। लेकिन माली इस रूप में थे कि वो अलग अलग स्थानों पर विचरण करते थे, और सिर्फ कबीर ही नहीं, बहुत सारे संत उस समय के जो जनपद संत थे, वो जनपद इसी रूप में थे कि वो अलग अलग स्थानों से थे। हरियाणा से भी आप देखिए कि आपके यहाँ गरीबदास उस समय के संत कवि हुए, तो गरीब की वाणी आप देख सकते हैं, कबीरपंथी थे गरीबदास भी। और अगर राजस्थान में जाएं तो मीराबाई को हम देख सकते हैं, कर्माबाई को हम देख सकते हैं कवियत्रियों के रूप में। और ताज का उदाहरण आप रख सकते हैं, जिन्होंने कहा हो तो मुगलानी हिंदवानी होकर रहूंगी मैं। वो मुगलानी थी, लेकिन उन्होंने कहा हम हिंदवानी होकर मैं रहूंगी। तो इस प्रकार से धर्म कहिए, जो तथाकथित धर्म है, भाषा अपने आप में एक मर्म पैदा करती है, और वो मर्म स्पर्शी कहीं ना कहीं इस रूप में होती है कि आप रस खान की बात आप कीजिए, कहने को मुस्लिम थे, लेकिन बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन, तो उनकी एक अभीप्सित कामना रही कि बसना है तो यही, जीना है तो यही, और मरना है तो यही। और ब्रज भाषा से उनका जो लगाव रहा, तो और चैतन्य महाप्रभु का जिस प्रकार से गायन रहता था हम सब जानते हैं, किस प्रकार से वो अपने उसमें शामिल रहते थे।
तो भाषाई संगम था इन संतों के माध्यम से। जो संत वाणी थी वो जनपद संतों का, हिंदी के जनपद संत कहिए या संत तुकाराम की बात हम कर सकते हैं, मराठी की तरफ भी जाएं तो, दक्षिण की तरफ भी जाएं तो, इसी प्रकार से गुजराती में भी। तो उस समय का पूरा एक भाषाई संगम हमें देखने को मिलता है। आपको लगेगा कि अवधी का कोई, ब्रज का कोई, हरियाणवी का कोई, जो है इसमें पंजाबी का, कई कई भाषाओं का संगम इन कवियों में, जनपद संतों में हमें देखने को मिलता है। बांगरू का, और वो मिक्स है कहीं ना कहीं, एक एक रचा बसा है। यदि हरियाणवी में कहे तो रला मिला है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रला मिला है, तो वो मिल जाता है कहीं ना कहीं। आप इन शब्दों से भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी भी मातृभाषा दिल्ली देहात का होने के कारण हरियाणवी ही है, बांगरू ही है। तो आप उसको देख सकते हैं कि जो अब प्रवासी साहित्य, इसकी तरफ भी नजर दौड़ाएं तो जो भाषाई पुल या संगम की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी साहित्य, हम सब जानते हैं कि पूर्वी भारत से जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो मजदूर बंधक बनाकर ले जाए गए उस रूप में, और नील की खेती और गन्ने की खेती के लिए वहां वो बस गए। आज फिजी, मॉरिशस और कई देशों में जब हम देखते हैं, तो वो जो प्रवासी साहित्य वहां जाकर उन लोगों ने लिखा अपने अनुभव, उसमें संस्कार की बात करें तो भारतीयता तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आत्मसात वो करते हैं, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को। मानस की चौपाई या हनुमान चालीसा साथ लेकर गए, जो पूरा बात हमेशा आती है, सुनने में भी आती है। लेकिन वो प्रवासी साहित्य भी कहीं ना कहीं भाषा का विस्तार करता है, और उसमें मातृभाषाओं का पुट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सिनेमा और साहित्य। अब मॉरिशियस में मेरी भी एक लीग जैसे रहती हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं सम्मेलनों में, उसमें होती है बात, लेकिन एमए मॉरिशियस से मेरे साथ जिन्होंने की, उनसे जैसे अब बात होती है बीच बीच में कभी, तो वो जानते हैं बहुत कुछ। वो तो यहाँ रुक के गए 3-4 साल, लेकिन जो नहीं भी रुके तो हिंदी सिनेमा के माध्यम से भी, और रेडियो के जो गीत हैं, भजन हैं, या जो फिल्मी गीत हैं, गाने हैं, उसके माध्यम से भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं भाषा को वो समझने में उनको वो दिक्कत नहीं आती है। तो सिनेमा और प्रवासी साहित्य भी भाषाई विस्तार का माध्यम बने, और जो मातृभाषा है वो इस रूप में प्रमोट होती है। आप देखिए बहुत सारी हिंदी फिल्मों में कई कई भाषाओं का हमें संप्रेषण देखने को मिलता है। वो सिर्फ हिंदी का ही नहीं है, कहने को हिंदी फिल्में हैं, लेकिन उसमें अन्य भाषाओं का भी संगम और उस पर संवाद देखने को मिलता है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा, विज्ञान और तकनीकी और फिल्म, इन सब को जोड़कर यदि देखा जाए तो भाषा अपने आप में एक चमत्कार पैदा करती है, जिसको वक्रोक्ति के रूप में हम देखते हैं, कि या प्रतीयमान के रूप में हम देखते हैं। जैसे आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत में कहा, प्रतीयमानम पुण्य देव वस्ति वस्ति वाणी सु महाकवि नाम यतत्त प्रसिद्ध वेवाति रिक्तम विभाति लावण्य भिवांगनासु। कि किसी प्रकार, जिस प्रकार वो कहते हैं कि कोई युवती है और उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है, तो वो मेकअप एक अलग चीज है, लेकिन जो लावण्य है, चेहरे का जो तेज है, जो स्वाभाविक है, जो सहज है, वो जो आभा है, वो जो कांता है, कांतिमय जो चेहरा, वो एक अलग छवि उसकी है। तो वो ध्वनि सिद्धांत में कहते हैं कि ये इस प्रकार ध्वनित होता है अर्थ उसमें, जिस प्रकार से किसी युवती का चेहरा दमकता है। उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, कोई लिपापोती पोषण नहीं है, उसमें वो एक सहज एक वो है। इस प्रकार से मातृभाषा बगैर लिपापोता, बगैर कृत्रिम किए हुए, वो अपने आप में सहज संस्कार है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए कुछ उदाहरण यहाँ जरूर उच्चरित करना चाहूंगा, जो जैसे, यदि आपकी इजाजत हो तो 2-3 उदाहरण में रखकर अपनी बात समापन करूं अनिता जी। सर हाँ रखिए सर, आप अपनी बात रखिए। हाँ, जैसे जैसे अब मैंने संकेतों में भी बता दिया, और संकेतों में ना भी बताऊं तो भी रला मिला शब्द से तो भी आप समझ जाएंगे, भाषा की पकड़ तो आप सब समझ ही जाते हैं। तो भिखारी ठाकुर, अब देखिए अवधि से या ब्रिज से हमारा कोई मतलब क्षेत्रीय नाता नहीं है। क्षेत्रीय नाता नहीं होते हुए भी कहीं ना कहीं पठन पाठन और रसास्वादन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए कुछ पंक्तियां आ जाती हैं। मैं दिखाना ये चाहता हूं कि हम उन भाषाओं को भी कंठस्थ करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, और उनका अर्थ भी कहीं ना कहीं संधानित होता है, उसको समझते भी हैं। जैसे
भिखारी ठाकुर जो हैं, ये अच्छा लोक नाटक की बात या लोक साहित्य की भी बात इसमें आ जाती है। ये जो उदाहरण दूंगा मैं तकरीबन इसमें लोक नाटक के हैं ये दो उदाहरण। जैसे वो बेटी बेचवा, और ये एक राष्ट्रीयता भावना से भी है कहीं ना कहीं, जो नदियों की बात करते हैं। तो बेटी बेचवा में वो कहते हैं कि 2-4 बरस की, देखो बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये एक सामाजिक कुरीति रही होगी जरूर कि बालक को बेचने की जो है व्यवस्था, एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि 2-4 बरस की बेटी जब हुई जात, हंस हंस तोड़ना गिनावे बेटी बेचवा। और भिखारी ठाकुर दूसरे में एक पद में कहते हैं, गंगा रे यमुनवा के निर्मल पनिया से सरयू झमकी लहरावे रे बटोहिया, सरयू झमकी लहरावे रे बटोहिया, ब्रह्मपुत्र पंचनद गहरत गहरन निस दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, जहां ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। तो ये देखिए भोजपुरी का है। कुछ शब्द, अधिकांश शब्द कहीं ना कहीं हम इनसे वाकिफ हैं और समझ जाते हैं। तो वो किस प्रकार से सांस्कृतिक आयाम की बात यहाँ कर रहे हैं, नदियों के का बखान कर रहे हैं, भारत की भूमि और उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार से सीधे सीधे यदि हरियाणवी की बात करें तो पंडित लक्ष्मीचंद के स्वांग, और उस पर बात करें तो पूर्णमल का जो स्वांग है उसकी मैं कुछ पंक्तियां रख देना चाहता हूँ। रुक्मिणी मैम थोड़ा मुस्कुरा रही हैं, तो एक पद है जिसको मैं रख देना चाहता हूँ यहाँ पर, और ये इनकी ग्रंथावली में ही है, 466 कुछ पृष्ठ संख्या पर है, लेकिन मैंने कुछ याद था इसमें से, लेकिन मैं लिख भी लिया है थोड़ा सा, मैं रख देता हूँ आपके सामने। उल्टे लक्षण कलु काल के न्यू ऋषियों ने बतलाए री मुसी, ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म छोड़ दें, झूठी करेंगे बड़ाई री मुसी, पतिव्रता भी धर्म छोड़ दे, झूठी करेंगे बड़ाई री मुसी, गौ माता मर्याद छोड़ दे, काटेंगे गढ़ कसाई री मुसी, दाता करना दान छोड़ दे, विप्र वेद सम्मान छोड़ दे, ध्रुव भक्त स्थान छोड़ दे, या कलु काल की राही री मुसी, गंगा छोड़ चलेगी शक्ति, देगा नीर दिखाई री मुसी, सर्प छोड़ दे बणी के बल ने, मृग तज दे कस्तूरी नस्ल ने, पर पूर्ण मल तेरा धर्म तजैना, कर कितनी ये लोग हंसाए मुसी। अब देखो ये जो लिखित जो इसका वर्जन है ग्रंथावली में, उसको यदि अनजान व्यक्ति को हम दे दें तो वो ये उच्चारण नहीं कर पाएगा। ये मातृभाषा की पकड़ होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन शब्दों का उच्चारण पढ़ते समय अस्वाभाविक हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन चूंकि हमारी मातृभाषा है तो हम उसी लहजे में इसको रख पाते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर तो होता है। अर्थ को भले ही हम समझ लें, अर्थ विचलन भले ही ना हो, लेकिन उसको समझने में दिक्कत भले ही ना हो, लेकिन उच्चारण की जो बात है, जो स्वर की जो बात है, वो अपनी मातृभाषा में गायन जो है वो स्वाभाविक हो पाता है। बाकी अभ्यस्तता की बात होती है, अभ्यास से तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में सबसे पहले सूरदास की तरफ ध्यान खींच जाता है, और सूरदास का एक उदाहरण 2 पंक्ति का है वो मैं रखना चाहूंगा, और वो सार्थक भी है। वो एक विमर्श, एक डिस्कोर्स को भी सामने रखता है। वो वहां कहते हैं कि छांड देहु, सूर के कृष्ण कहते हैं, सूर ने स्वयं कृष्ण से कहलवाया है कि छांड देहु सुरपति की पूजा, कान ने कहो गिरि गोवर्धन ते और देव नहीं दूजा। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि इंद्र का जो कोप था, उस कोप के बाद कृष्ण ने अपनी जो एक रक्षा की वहां पर, तो उस रक्षा के बाद वो क्या कहते हैं सूर के कृष्ण कि तुम छोड़ दो, छांड देहु छोड़ दो सुरपति की पूजा। सुरपति मतलब सुर माने ये देवता और पति माने श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, कि इंद्र की पूजा तुम छोड़ दो, छांड देव सुरपति की पूजा, कान ने कहो, कृष्ण ने कहा, कान ने कहो गिरि गोवर्धन ते और देव नहीं दूजा, इस गिरि गोवर्धन से दूसरा कोई देवता नहीं। एक तो ये वहां की बिल्कुल लोक स्थापना की बात है।
इस धरती पर विश्वास करने की बात है कि वो इंद्र कोई बड़ा देवता नहीं है। आप इस धरती की पूजा करो, इस लोक की पूजा करो, इससे अन्न उपजेगा, आपका जीविका निर्वहन हो पाएगा, जीवन का निर्वहन हो पाएगा, आप अपनी रक्षा स्वयं करो। तो ये कोई अब निश्चित रूप से सगुण कवि हैं सूर्य, कृष्ण भगवान के रूप में वो उन्होंने पूजा की, लेकिन स्वयं उन भगवान कृष्ण से ये कहलवा रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है कि कर्म क्षेत्र की तरफ प्रवृत्त करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये ब्रज का उदाहरण है। या वात्सल्य की बात करें तो घुटरो नु चलत रेणु तन मंडित, इन शब्दों की बात हम करते हैं कि ब्रज भाषा कैसे है। मुख दधि लेप की, अब हमारे हरियाणा में तो दूध दही का खाना कहते हैं, देश हरियाणा है वो तो है ही, तो लेकिन वहां भी मुख दधी, अब वो दधी कहते हैं, हम दही कहते हैं, इतना अंतर है, शब्दों का अंतर है, वस्तु तो वही है। और ऐसे कहते हैं कि वहां बांसुरी बजाई और कुरुक्षेत्र में बांस बजवा दिया कृष्ण भगवान ने, तो वो मिठास वहां था बांसुरी वाला, और यहाँ पर वो कर्कशता आ गई वाणी की। ये एक मजाक के लहजे में ये बात अक्सर कही जाती है कि ये प्रभाव रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। पानीपत में युद्ध हुए, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, तो भारी भरकम, लेकिन ये तो एक लोक किंवदंती है, साक्ष्य भी है और लोक किंवदंती भी है, इनका बड़ा प्रभाव है। और इसी प्रकार से राजस्थानी की बात करें तो वो वीर सतसई लिखी सूर्यमल्ल ने, और उसमें वो एक जगह, अब यशोदा कहती हैं कि यशोदा हरि पालने झुलावे ब्रिज में, हिलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई की छुगावे, मेरे लाल को आवे निंद्रिया काहे नान सुनावे। एक तरफ तो उस बच्चे की बात वो कर रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि राजस्थान में वो सूर्यमल की जो वीर सतसई है, उसमें एक माँ अपने छोटे से शिशु को पालने में झुलाते हुए क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कि अपनी मातृभूमि पर, अपनी आन बान शान पर मर मिटना बेहतर होता है, सरेंडर नहीं करना चाहिए, समर्पण नहीं करना चाहिए। अब वो ये सिखा रही हैं। अब देश को किस चीज की जरूरत होती है? मातृभाषाओं की जरूरत होती है, अपने संस्कार की जरूरत होती है, वीर सैनिकों की जरूरत होती है, वैज्ञानिकों की जरूरत होती है, शिक्षकों की जरूरत होती है, धर्माचार्यों की जरूरत होती है। देश को हर प्रकार से समृद्ध करने के लिए एक माँ की जरूरत होती है कहीं ना कहीं। क्यों? अब वहां पर वो कहती है कि इला न देनी आपनी हालर या हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। वो पालने में ही पूत को, पुत्र को सिखा रही है कि मरने में बड़ाई है, सरेंडर करने में बड़ाई नहीं है, बड़प्पन नहीं है। तो इस रूप में वो ये कहती हैं कि इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय, हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालण मरण बड़ाई माय, मरण बड़ाई माय। और आप अवधि की बात करें तो एक अवधि का भी उदाहरण मैं रखना चाहूंगा। जब कवितावली की बात करें या रामचरितमानस की, बहुत सारे उदाहरण हैं, तो कवितावली की प्रारंभिक पंक्तियां हैं जहां राजा दशरथ बालक राम को अपनी गोद में लेकर निकल रहे थे राजमहल से, और उसी समय एक दासी वहां से निकल रही थी। वो प्रभात वेला का समय है, और दासी ने देखा कि राजा दशरथ जो हैं वो बालक राम को गोद में लेकर और निकल रहे थे, तो वो ठगी सी रह गई। और जब वो ठगी सी रह गई तो वो कल्पना करती है कि इस बालक की छवि को देखकर जो भी व्यक्ति ठगा सा न रह जाए, उसका जीवन धिक्कार में है। वो धिक्कार उन लोगों को भी कि इस बालक को, अब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं वात्सल्य रस का उदाहरण बन जाता है। तो वात्सल्य रस में भी अब इसकी रसों की सार्थकता भी अपने आप में एक महत्व रखती है। क्या जरूरत है वात्सल्य रस की? आजकल बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, तो जिसका कलेजा ही नहीं पसीजा छोटे बाल शिशु को देखकर भी, वो स्वाभाविक नहीं हो सकता। और क्यों हम भूल जाते हैं बच्चे को देखकर? जो हमारा, जैसे कहते हैं कि जो स्थायी भाव जागृत होता है, वो वत्सल नामक जो स्थायी भाव जागृत होता है, वो बाल सुलभ किलकारियां या उसकी अटखेलियों को देखकर ही, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वहां पर वो तुलसीदास लिखते हैं, अवधेश के दार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। उस सकारे मतलब सुबह सुबह, ये ब्रज भाषा का शब्द है, अवधि का भी है इसमें, देखिए कुछ ब्रज और अवधि का मिक्स, कुछ इसमें मिश्रित शब्द हैं, लेकिन ये अवधि की चौपाई है।
अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद क भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन, अवलोकी हो सोच, अवलोकन करने के बाद, जैसे अनुसंधान में कहते हैं ना अवलोकन, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सीध ही जेन ठगे दिख से, अंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। अब जातक पक्षी से उसकी तुलना करती है बालक के नेत्रों की, यानी इतने निकट से उसने देखा। तो अवधेश के बालक चार, बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकै घन बीच जगह, छवि मोतिन माला मोलन की, घुंघरारी लटा लटकै मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेवछावरी प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। और फिर आगे कहते, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचे, मातु सबे मन मोद भरे। तो इस प्रकार का जो वर्णन है वो आप अवधी हो या ब्रज हो, इन सब भाषाओं का हम उच्चारण करना चाहें तो कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हमारा जो आज है वो आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें या हम वैश्वीकरण की बात करें या बाजार से जुड़कर देखें, देखिए साहित्य तो एक कोने में बैठ के भी आनंद लिया जा सकता है, हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हों और हम उसमें बैठ के आनंदित होते रहें, लेकिन जीवन की जो 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 भौतिक परिधि है, जो भौतिक संसार है, जैसे सूरदास के कृष्ण ने भी कहा कि इस धरती की पूजा करो, तो कर्म क्षेत्र का की जो जो एक प्रेरणा है, उसके लिए भाषा भी एक टूल है और वो बहुत महत्वपूर्ण टूल है। और हिंदी या उपभाषाएं और उनकी जो बोलियां हैं या विभिन्न मातृभाषाएं, उनके बीच में एक एक पुल बनाना और उस पुल के माध्यम से जो आदान प्रदान या संप्रेषण होगा वो कहीं ना कहीं बाजार को भी साथ देगा, वो कहीं ना कहीं विज्ञान और तकनीक का, जब मान लीजिए अंग्रेजी के ग्रंथ यहाँ पर आते हैं और उन अंग्रेजी के ग्रंथों से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक जो हैं, वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। या आप देखिए कि ये तो बड़ी बात हो गई कि मेडिकल की बात हमने की, जैसे आईआईटी की हम बात करें, लेकिन जो हमारे अनुशासन दूसरे हैं साहित्य से अलग, जो मानविकी के जो विषय हैं, इतिहास की हम बात करें, राजनीति शास्त्र की हम बात करें, तो हमारी एक समस्या रहती है पीजी लेवल पर, स्नातकोत्तर स्तर पर, कि बहुत सारी पुस्तकें हिंदी में नहीं मिलती हैं और हम प्रोफेसर्स लोग भी जो अंग्रेजीदा होते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास है, उनकी गलती नहीं है, वो अंग्रेजी उन्होंने पढ़ा और अंग्रेजी में वो फिर मूल्यांकन भी होता है। तो जो जो सरकारी स्कूलों से या कहें कि हिंदी माध्यम के स्कूलों से जो बच्चे निकल कर जाते थे, उन बच्चों के लिए मूल्यांकन उनका अपने आप में बहुत स्वस्थ नहीं होता था, ये समस्या आज भी है। तो केंद्रीय हिंदी माध्यम निदेशालय, इस प्रकार के हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय, ये बहुत सारे संस्थान इसीलिए खोले गए और उनमें बहुत सारा कामकाज भी हुआ। तो जरूरत क्या थी कि इन मातृभाषाओं के माध्यम से अंग्रेजी के ज्ञान को, या अंग्रेजी ज्ञान का भी नियम, ये तो एक भाषा है, जो बाहर का जो भी ज्ञान है, जो भी एक नॉलेज है, जिसको हमें देखना चाहिए। और आप देखिए रीतकाल में भी जो लक्षण ग्रंथ हैं, वो संस्कृत के ही उन ग्रंथों को, जैसे मतीराम ने ललित ललाम लिखा, अलंकारिक ग्रंथ है, अलंकारों पर ग्रंथ है, या हम जैसे इसकी बात करते हैं, अभी काव्य शास्त्र की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनको उन्होंने अपने समय में ब्रज और अवधि में कहीं ना कहीं ब्रज में अनुवादित के रूप में, अनुवाद के रूप में रख दिया। तो अनुवाद भी इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। तो मातृभाषाओं का दीर्घीकरण एक तो स्वाभाविकता को लेकर आगे बढ़ेगा, दूसरा उसका, ये मातृभाषा प्राइमरी लेवल की तो हम बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा की, लेकिन वो जड़ें बन जाती हैं और वो जब जड़ें मजबूत होंगी तो वृक्ष अपने आप में उसी रूप में आकार ग्रहण करेगा। तो बालक के विषय, बालक के ऊपर भी आप देखिए कि अंग्रेजी का जो एक रट्टाफिकेशन है वो तो आज भी चलता है, वो छड़ी तो आज भी बच्चे के ऊपर चल रही है, न चाहते हुए भी चल रही है, और हम उस सब उसमें संलिप्त हो जाते हैं, कोई अलग नहीं रहता है। लेकिन यदि साथ में अपनी मातृभाषा की पकड़ भी बच्चे की कमजोर ना होने दें, तो वो अपने आप में एक बेहतरीन प्रदर्शन आगे जाकर बच्चे का भी होगा। अपनी मातृभाषाओं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना वो बहुत जरूरी है। भाषाएं चाहे जितनी भी सीख लें, उसमें कोई गुरेज नहीं है। तो मेरा तो आखिर में यही एक कहना है कि जिस प्रकार से ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों ने आंदोलन किया
और सत्येंद्रनाथ बोस ने बांग्ला के लिए किया। और हमारा ये भी एक रहना चाहिए कि अन्य भाषाओं के प्रति भी एक लगाव या सीखने की एक ललक हमारी बनी रहनी चाहिए। और विशेषकर भारत भूमि की बात करें तो हमारा तो बहुत, जॉर्ज गैरिसन ने भी कहा था कि बहुत 1961 में कि ये तो बहुत ही समृद्ध देश है, यहाँ तो इतनी सारी करीब 2000 भाषाएं देखने को मिलती। लेकिन आज हैरत इस बात की है कि कुछ भाषाएं विलुप्त होती चली जा रही हैं, बहुत कम लोग उनके बोलने वाले रह गए हैं। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि इन भाषाओं के बीच एक संगम हो। और मैं तो चाहूंगा कि हम सब भी कहीं ना कहीं अलग अलग थोड़े थोड़े दूरी पर हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा का जो एक संपर्क है वो भविष्य में भी बने और कुछ ऐसे कार्य हम करते रहें जिससे ये जो मातृभाषा है इनका विस्तार हो और हम अपनी एक दूसरे की भाषाओं से कहीं ना कहीं परिचित हों, इस प्रकार का संवाद बना रहे। आप लोगों ने ये मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का और आपसे संवाद करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मैं आप सबका, अनीता जी का, प्राचार्य महोदया का और संयोजन समिति के अन्य जितने भी आपके सदस्य हैं, मैडम सामने हैं, शालू गर्ग मैम हैं, कांता जी हैं, सीता बिमरा जी का भी मैं देख रहा हूँ मैडम हैं, तो वो तो हमारे यहीं से दिल्ली विश्वविद्यालय में रही हैं। सीता बिमरा मैम तो कालिंदी कॉलेज में, और मैंने कॉलेज में हमारा संपर्क गांधी भवन में निरंतर रहा भी है पहले भी। तो आप सब ने मुझे ये अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। पूरे आपके महाविद्यालय का और सभी का मैं नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और आपका म्यूट है मैम शायद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। हाँ जी सर। डॉक्टर अमित सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी हाँ आवाज? बिल्कुल आ रही है मैम। हाँ जी। सर, आज आपने मतलब जो आज हमारा विषय था, हमारा आज और मातृभाषाओं की प्रासंगिकता, तो जितनी सरलता सहजता से हमें समझाया, इससे निश्चित रूप से हमारे स्टाफ सदस्यों या जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको फायदा हुआ होगा, बहुत जानकारी मिली। और मैं तो मतलब हैरान हुई, आपने भोजपुरी में भी गाया, राजस्थानी में भी गाया, हरियाणवी में भी, अवधी में। एक तो आपकी गायन कला का पता चला, और एक जब आप लग ही नहीं रहा था जैसे हरियाणवी गा रहे हैं तो बिल्कुल हरियाणवी टोन में, राजस्थानी गाया तो राजस्थानी टोन में। तो बड़ा सुनकर ये आनंद आया आपने। देखिए, यदि यदि मैं टोक रहा हूँ, यदि हरियाणवी टोन में यदि विचलन पैदा हो तब तो मैं अपने कसूरवार मानूंगा। लेकिन यदि बाकी भाषाओं में कहीं विचलन हो तो शायद मैं उतना कसूरवार अपने आप को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो मातृभाषा का लगाव है। जी आप कंटिन्यू कीजिए मैम, भाषा का सॉरी। बिल्कुल लगाव है। और बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जैसे आपने उदाहरण भी दिया भगवान कृष्ण के मुंह से, जो सूरदास जी ने कहलवाया कि इंद्र की पूजा, देवताओं जो है इंद्र देवता की पूजा छोड़कर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है यहाँ से हमें आश्रय मिल रहा है। तो हमें भी मतलब इससे एक सीख मिलती है कि हम चाहे आज कितनी भी भाषाएं सीख लें अपने ज्ञान के लिए, प्रगति के लिए, लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान जो है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। और भाषा को जो बहता नीर कहा जाता है, जैसे हिंदी भाषा जो है हमारी बहता नीर है, इसके निर्माण में भी मातृभाषाओं के शब्दों का बहुत योगदान रहा है। तो आपने मतलब आज हमें समय दिया, बड़ा अच्छा लगा। हमारी प्राचार्य महोदय अमित जी, आज हमारे यहाँ कॉलेज में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी है, सर्कल कबड्डी का टूर्नामेंट है, तो मैडम उसमें व्यस्त है। तो शुरुआत जब हुई थी तो मैडम जुड़े हुए थे, तो मैडम उसमें व्यस्त है। तो मैं उनकी तरफ से, वह हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे हिंदी विभाग की तरफ से हमें समय देने पर और इतने सुंदर ढंग से जो आपने व्याख्यान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मेरी दिली तमन्ना है, और हमारी प्राचार्य मैडम की कह रही थी कि जब शुरुआत किया तो मैडम सुन रहे थे आपको कि इतने अधिकारी विद्वान हैं, इनको किसी दिन कॉलेज में बुलाना, क्योंकि अब हमारे बच्चे जो एग्जाम है
23 तारीख से, तो सारे नहीं जुड़ पाए हैं। किसी दिन हम हमारे पूरे बच्चों को बिठा के पूरे कॉलेज के आपका व्याख्यान आयोजित करवाएंगे और आप यहाँ जरूर आना। तो हम आपको अपने बीच जी किसी दिन देखना चाहेंगे। तो आपका बिल्कुल, बहुत मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के बीच में संवाद रखने में। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन से ऑफलाइन की जो यात्रा है, अब ये भी निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में भी शुरू हो गई। 17 तारीख से हमारा भी ऑफलाइन महाविद्यालय में जाना शुरू हो गया है और बच्चों का आना शुरू हो गया है। तो ये अपने आप में 2 वर्ष के बाद अब शुरुआत हुई है, तो अच्छा लग रहा है। और निश्चित रूप से मेरा भी सौभाग्य होगा कि आपके कॉलेज में यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। ये मेरा भी ऐसा मन रहेगा कि आप सबके बीच में एक संवाद हो। और रुक्मिणी मैम को नमस्कार, शालू मैम को नमस्कार, कांता जी को नमस्कार, सुमन मैम को नमस्कार, नमस्कार सीता सर, जी बहुत को बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। ये जो जी डॉक्टर नमस्कार। सीता बिमरो जी जो दिल्ली से ही है, और वहाँ हमारी कांता जागलान पहुंची हुई है। कांता जागलान की दीदी है वो, तो उन्हीं के नेटवर्क से कांता जागलान जुड़ी हुई है सीता बिमरो जी के, वहां से दिल्ली से जी जुड़ी हुई है। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपको सुनकर, आपके विचार जानकर। मैं तहे दिल से फिर से आपका आभार व्यक्त करती जी, हूँ। हम निरंतर संवाद में रहेंगे मैम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इजाजत दीजिए। ठीक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।